डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान के साथ आती है। आज हम एक ऐसी ही चीज की बात करने वाले हैं जो भारत की आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हमारा आज का विषय द हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है और ये है भारत का अपना स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64। आज हम गहराई से समझेंगे कि ये क्या है, भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है और इसकी राह में वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती। बिल्कुल। और हाँ, ये चर्चा उन सभी के लिए खास तौर पर अहम है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता ये सब मेंस के लिहाज से एक बहुत अच्छी केस स्टडी बनाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये ध्रुव 64 आखिर है क्या? तो ध्रुव 64 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मीटी के तहत काम करने वाली एक संस्था है, सीडैक। हाँ। उसके द्वारा विकसित एक माइक्रो प्रोसेसर है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये एक दिमाग है जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है। पूरी तरह से भारत में? हाँ, और अगर हम थोड़ी तकनीकी बात करें तो ये एक 64 बिट ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। ड्यूअल कोर, ठीक है। और ये 1 गीगाहर्ट्ज की रफ्तार पर चलता है। ठीक है, 64 बिट ड्यूअल कोर 1 गीगाहर्ट्ज। ये शब्द हम सुनते तो रहते हैं, पर इसका असली मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेसर इतना शक्तिशाली तो है कि एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम चला सके, जैसे मान लीजिए लिनक्स का कोई वर्जन। अच्छा, मतलब कंप्यूटर चल सकता है इससे? हाँ, एक बेसिक कंप्यूटर। हाँ। और साथ ही ये उन छोटे डिवाइसेस के लिए भी बहुत कुशल हैं जो कोई एक खास काम करते हैं, जिन्हें हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल, जैसे आपके वाईफाई राउटर या फिर वॉशिंग मशीन में लगा प्रोसेसर। समझ गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हमें अपने प्रोसेसर की जरूरत ही क्यों है? मतलब भारत चिप्स का इतना बड़ा बाजार है और सालों से हम इंटेल, कोलकॉम जैसी कंपनियों के आयातित डिजाइनों पर आराम से चल तो रहे थे, तो अचानक आत्मनिर्भरता की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? ये बहुत ही कह सकते हैं जरूरी सवाल है। हाँ। देखिए, प्रोसेसर जो हैं वो सिर्फ आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप में नहीं होते। अच्छा। ये हमारी पूरी आधुनिक दुनिया की एक तरह से नींव में है। टेलीकॉम टावरों से लेकर पावर ग्रिड के कंट्रोल सिस्टम तक, हमारी गाड़ियों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक, हर जगह है। हर जगह। अब आप सोचिए, जो भी इन चिप्स के डिजाइन, इनके सॉफ्टवेयर बनाने के टूल्स और इनके अपडेट्स को कंट्रोल करता है, असल में उसका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और पूरी सप्लाई चेन पर एक तरह का कंट्रोल होता है। मतलब ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं रहा, नहीं, ये एक रणनीतिक संपत्ति है। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि किसी भू राजनीतिक तनाव की वजह से कोई देश भारत को चिप्स का निर्यात रोक दे, जैसा हमने रूस के मामले में देखा। बिल्कुल, हमारी पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था एक तरह से ठप पड़ सकती है। सही बात है। इसलिए रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक भरोसेमंद स्वदेशी विकल्प होना अब सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जरूरत बन गया है। ये सुरक्षा वाला पहलू तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन चलिए एक पल के लिए हम सुरक्षा की चिंता को अलग रख दें और सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें। ठीक है। आज के दौर में जब हमारे फोन में 8 कोर प्रोसेसर्स और 3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड आम हो गई है, तब DHRUV 64 का 1 गीगाहर्ट्ज ये कहाँ ठहरता है? देखिए, अगर आप इसकी तुलना सीधे सीधे लेटेस्ट आईफोन या किसी फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन के प्रोसेसर से करेंगी तो साफ बात है, परफॉर्मेंस के मामले में यह कहीं नहीं टिकेगा। उन प्रोसेसर्स में कई ज्यादा कोर होते हैं, बहुत ज्यादा क्लॉक स्पीड होती है और मशीन लर्निंग जैसे कामों के लिए तो खास ग्राफिक्स यूनिट्स यानी GPUs भी होते हैं। तो फिर इसका फायदा क्या है? इसका टारगेट कौन है? यहाँ हमें ये समझना होगा कि हर काम के लिए सबसे तेज प्रोसेसर की जरूरत नहीं होती। अच्छा। ध्रुव 64 का लक्ष्य अलग है। ये उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहां रफ्तार से ज्यादा भरोसा और मजबूती मायने रखती है। जैसे टेलीकॉम बेस स्टेशंस, फैक्ट्रियों में लगे इंडस्ट्रियल कंट्रोलर या फिर गाड़ियों के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। अच्छा, तो मतलब ये रेस जीतने के बारे में नहीं है बल्कि रेस को हर हाल में पूरा करने के बारे में है। बिल्कुल। जैसे क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक F1 कार बहुत तेज होती है लेकिन आप उसे रोजमर्रा के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं चला सकते? क्या DHRV 64 को हम एक भरोसेमंद मजबूत ट्रैक्टर की तरह देख सकते हैं, स्पोर्ट्स कार की तरह नहीं? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल सही। इन क्षेत्रों में चिप को सालों साल मुश्किल तापमान और हालात में बिना रोके बिना फेल हुए काम करना होता है। यहाँ विश्वसनीयता, जिसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं, वो रॉ स्पीड से कहीं ज्यादा कीमती है। DHR 64 को इसी जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक मिनट, लेकिन ये बात मुझे थोड़ी अव्यावहारिक लग रही है। कैसे? देखिए, इन सभी क्षेत्रों में टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, वहां तो पहले से ही
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, NXP जैसी बड़ी स्थापित कंपनियां मौजूद है। हाँ है। तो अगर मैं एक राउटर बनाने वाली कंपनी की मालिक हूं और मेरे पास एक जांचा परखा सस्ता चिप पहले से मौजूद है, तो मैं सिर्फ देशभक्ति के नाम पर DHR-64 क्यों चुनूंगी, जिसमें इतनी अनिश्चितताएं हैं? ये तो बिजनेस के लिहाज से कोई मतलब नहीं बनता। आपने मुद्दे की जड़ पकड़ ली है। और यही DHR-64 की सबसे बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने की चुनौती नहीं है, ये असल में एक भरोसा बेचने की चुनौती है। भरोसा? हाँ, जब कोई कंपनी इंटेल या आम आधारित चिप चुनती है, तो वो सिर्फ एक चिप नहीं खरीद रही होती। वो दशकों का अनुभव, लाखों डेवलपर्स का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर और एक गारंटी खरीद रही होती है कि उनका प्रोडक्ट सालों तक बिना किसी परेशानी के चलेगा और उसे सपोर्ट मिलेगा। और DRU-64 को इस भरोसे की दौड़ में शून्य से शुरुआत करनी है। बिल्कुल। यानी मुकाबला सिर्फ सिलिकॉन से नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम और भरोसे से है। लेकिन DRU-64 इस लड़ाई में अकेला तो नहीं है ना? नहीं, अकेला नहीं है, और ये एक अच्छी बात है। अच्छा? DRU-64 भारत के उभरते हुए प्रोसेसर इकोसिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। और कौन-कौन है इस इकोसिस्टम में? इसमें IIT मद्रास का शक्ति प्रोसेसर है, IIT बॉम्बे का अजित है। हाँ, इनके नाम सुने हैं। ISRO की अपनी सेमीकंडक्टर लैब का विक्रम प्रोसेसर है, और CDAC का ही एक और हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर तेजास 64 भी है, जो शायद 2025 में आने की उम्मीद है। तो ये एक तरह से भारत की अपनी चिप ड्रीम टीम बन रही है, जिसके हर खिलाड़ी की अपनी एक खासियत है। आप ऐसा कह सकती हैं। इनका इस्तेमाल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो भी रहा है। और सरकार DHUV-64 को एक और नजरिए से देख रही है। ये स्टार्टअप और यूनिवर्सिटीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, जहां वे विदेशी महंगे प्रोसेसर्स पर निर्भर हुए बिना अपने नए प्रोडक्ट्स बना और टेस्ट कर सकते हैं। और इन सब में एक कॉमन धागा है, RISC-V। हाँ। लेख में इसका जिक्र बार बार है। जहां तक मुझे याद है, ये चिप्स की दुनिया में कुछ वैसा ही है जैसा सॉफ्टवेयर की दुनिया में ओपन सोर्स होता है, जैसे लिनक्स। बिल्कुल, आपने एकदम सही एनालॉजी से इसे समझा है। अच्छा। प्रोसेसर को आप एक बावर्ची समझिए, जो सिर्फ अपनी रेसिपी बुक के हिसाब से ही काम कर सकता है। ये रेसिपी बुक ही इंस्ट्रक्शन सेट है। ठीक है। ज्यादातर बड़ी चिप कंपनियां अपनी रेसिपी बुक को गुप्त रखती हैं और दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस फीस लेती हैं। RISC-V एक ओपन रेसिपी बुक है, कोई भी इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है और इसके आधार पर अपनी चिप डिजाइन कर सकता है। और इसका भारत के लिए क्या फायदा है? 2 बड़े फायदे हैं। पहला, हमें किसी विदेशी कंपनी को लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती, जिससे लागत कम होती है। और दूसरा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह हमें किसी एक कंपनी पर निर्भर होने से बचाता है। यह मॉड्यूलर भी है, यानी हम बेसिक डिजाइन लेकर उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से खास फीचर जोड़ सकते हैं। अच्छा। भारत का जो डिजिटल इंडिया RISC-V यानी DRV कार्यक्रम है, वो इसी आइडिया पर आधारित है। ये तो स्पष्ट हुआ, लेकिन लेख इस घोषणा की आलोचना भी करता है। ऐसा लगता है कि मीटी की घोषणा में बहुत सी जरूरी जानकारियां गायब हैं। हाँ, और ये एक गंभीर मुद्दा है। एक अच्छी घोषणा और एक सफल प्रोडक्ट में यही फर्क होता है। लेख के अनुसार 5 प्रमुख जानकारियों की कमी है। क्या है वो? पहला है प्रदर्शन, यानी परफॉर्मेंस। हमें हेडलाइन नंबर तो बता दिए गए, 1 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर, लेकिन असली दुनिया में प्रदर्शन मापने वाले बेंचमार्क नहीं दिए गए। बेंचमार्क से आपका क्या मतलब है? जैसे कैश का साइज या परफॉर्मेंस प्रति वॉट? और ये चीजें इतनी जरूरी क्यों हैं? बिल्कुल, कैश मेमोरी वो छोटी सुपरफास्ट मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के ठीक पास होती है। उसका साइज प्रदर्शन पर बहुत बड़ा असर डालता है। और परफॉर्मेंस प्रति वॉट का मतलब है कि चिप 1 वॉट बिजली में कितना काम कर सकती है। किसी भी बैटरी से चलने वाले डिवाइस या ऐसे सिस्टम के लिए जिसे 24 घंटे चलना है, यह सबसे जरूरी मेट्रिक है। इसके बिना DHU-64 की असली क्षमता का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ठीक है, तो प्रदर्शन के आंकड़े अधूरे हैं। दूसरा मुद्दा आपने निर्माण का बताया था। ये क्यों इतना जरूरी है कि चिप कहाँ बनी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीकॉम या ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में लगी चिप्स को सालों साल -40 से लेके +125 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करना होता है। ओ बाप रे! हाँ, तो चिप किस फैक्ट्री में किस प्रक्रिया से बनी है, ये उसकी विश्वसनीयता और जीवन काल की एक तरह से गारंटी होती है। इस जानकारी के बिना कोई भी बड़ी कंपनी इसे अपने महंगे उपकरणों में लगाने का जोखिम नहीं लेगी। और तीसरा मुद्दा पूरी तरह से स्वदेशी के दावे को लेकर है। हाँ, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन इसका असली मतलब क्या है ये स्पष्ट नहीं किया गया। मतलब स्वदेशी के भी कई मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या डिजाइन भारत में हुआ लेकिन चिप बनी ताइवान में? या क्या हमने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी इस्तेमाल की है वो हमारी अपनी है या किसी विदेशी कंपनी से लाइसेंस पर ली है? इस पर स्पष्टता की कमी ग्राहकों को दुविधा में डालती है। ये तो हुई तकनीक की बात। चौथा मुद्दा उन कंपनियों से जुड़ा है जो इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। बिल्कुल। चौथा मुद्दा उन ओईएम से जुड़ा है जो असल में अपने प्रोडक्ट्स में इन चिप्स को इस्तेमाल करेंगे। ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, सोचिए जैसे कोई कंपनी जो वाईफाई राउटर या सेट टॉप बॉक्स बनाती है, उन्हें ये जानना जरूरी है कि DHR64 के लिए डेवलपर बोर्ड कब मिलेंगे, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड हैं और चिप में सुरक्षा के क्या फीचर्स हैं। अच्छा। बिना इन टूल्स के चिप सिर्फ सिलिकॉन का एक टुकड़ा है, इस्तेमाल करने लायक प्रोडक्ट नहीं। और आखिरी और पांचवा मुद्दा वो है रोड मैप। भविष्य की योजना क्या है? मतलब आगे क्या? हाँ, बताया गया है कि अगले चिप्स धनुष और धनुष प्लस होंगे, जो ज्यादा तेज और ज्यादा कोर वाले होंगे। लेकिन वे कब आएंगे, किस तकनीक पे बनेंगी, उनकी कीमत क्या होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और बिना एक स्पष्ट रोड मैप के कोई भी बड़ी कंपनी इस प्लेटफॉर्म पर दांव क्यों लगाएगी? उन्हें ये भरोसा चाहिए कि अगर वो आज DHR64 इस्तेमाल करते हैं तो 5 साल बाद उन्हें इसका एक बेहतर वर्जन भी मिलेगा। तो इतनी सारी चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बाद क्या ये मिशन सफल हो पाएगा या ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा बनकर रह जाएगा? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उम्मीद भी है। अच्छा। सरकार का ध्यान सही जगह पर है, सिर्फ एक चिप बनाने पर नहीं बल्कि प्रतिभा और स्टार्टअप्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने पर। जैसे चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम। बिल्कुल। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI योजना और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहले सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य ये है कि कुछ सालों बाद भारत में किसी प्रोडक्ट डिजाइनर के सामने जब चिप चुनने का मौका आए, हाँ, तो भारतीय चिप चुनना उनके लिए सिर्फ देशभक्ति का फैसला ना हो, बल्कि एक अच्छा बिजनेस का फैसला हो। बिल्कुल, एक आसान, सस्ता और भरोसेमंद बिजनेस का फैसला हो। DHRUV64 इस लंबी और कठिन यात्रा की दिशा में एक पहला लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। मंजिल अभी भी बहुत दूर है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि DHRV64 एक चिप से कहीं बढ़कर है। ये एक महत्वाकांक्षा है, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक। लेकिन इसे बाजार की कठोर हकीकत, एक मजबूत इकोसिस्टम की कमी और सबसे बढ़कर भरोसे की चुनौती का सामना करना है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? देखिए, सिलिकॉन वैली सिर्फ रेत और तकनीक से नहीं बनी, वो एक खास संस्कृति, जोखिम लेने की हिम्मत, अकादमिक जगत और उद्योग के गहरे रिश्ते से बनी है। सही बात है। तो भारत के लिए असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम एक चिप बना सकते हैं। असली सवाल है, क्या हम वो संस्कृति बना सकते हैं जहां से हजारों DHRV64 खुद ब खुद पैदा हों। इस गहरे सवाल पर सोचिएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चर्चा को पसंद करें और आगे की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सीखते रहिए।